बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र। इसका अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 के आगे के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सकल की कहानी और विलास की कहानी, ये दोनों पार्ट हम पढ़ चुके हैं बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। यदि आपने आगे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्रियाकलाप या कार्य करने के क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत तो प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं आपको पता होना चाहिए। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, अर्थात निर्माण के कार्य जो भी है वे द्वितीय क्षेत्र में है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो तृतीय क्षेत्र में जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो तृतीय क्षेत्र होता है। क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय के मूल्य को बढ़ाते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, धन संबंधी जो भी, वित्त संबंधी जो भी क्रियाएं हैं, उनके जो 2 भाग है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। तो बाजार क्रियाएं कौन सी है जिसमें वेतन या लाभ का भुगतान किया जाता है, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। तो गैर बाजार क्रियाएं कौन सी जिसमें स्व उपभोग मतलब स्वयं के उपभोग के लिए या स्वयं की आवश्यकता के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। तो इसमें जो उपभोग से संबंधित क्रिया है उसमें प्राथमिक उत्पाद जो होते हैं उनका उपभोग और प्रसंस्करण मतलब जो संस्करण, संशोधित किया गया जो उत्पादन है, और अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। तो आगे हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता है। तो हमने जो सकल की कहानी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें उसकी जो माँ थी शीला वो घर के कामकाज करती है, ठीक है, घर के सारे कार्य करती है, लेकिन उसे अपने कार्यों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। और उसके जो पिताजी थे बूटा, वो खेतों में काम करते थे और उपज को बाजार में बेचते हैं। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी, ठीक है, और हमने जो विलास की कहानी पढ़ी थी उसमें उसकी जो माँ थी वो मछली बेचकर आय कमाती थी, मतलब पैसे कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। तो महिलाओं को भुगतान कब किया जाता है? श्रम बाजार में। घर के काम के लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, हम जानते हैं इस बात को। तो श्रम बाजार में जब वो श्रम से संबंधित कार्य, बाजार से संबंधित कार्य में प्रवेश करती है तो उन्हें उसका भुगतान किया जाता। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है।
शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा से उसको आर्थिक अवसर और अधिक उपलब्ध होते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। शिक्षा मतलब आपको कितना ज्ञान प्राप्त किया, आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की, और कौशल मतलब आपकी योग्यता, आप किसी कार्य को करने के लिए कितने योग्य हो। ठीक है, अलग अलग प्रकार का कौशल होता है। ठीक है, किसी के पास कंप्यूटर चलाने का कौशल है, तो किसी के पास ट्रैक्टर चलाने का कौशल है, किसी के पास कपड़े सिलने का कौशल है। इस प्रकार कौशल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो महिलाएं अधिकतर ऐसे क्षेत्र में काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, मतलब सुरक्षित नहीं है नौकरी के, आपको कितने समय तक ही करनी है, और कानूनी सुरक्षा भी नहीं होती। तो इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं की शिक्षा का स्तर कम होता है, उनका कौशल का स्तर कम होता है, इसलिए उनके पास अनियमित रोजगार है और आय भी निम्न होती है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाओं के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। मतलब कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा भी विशेष नौकरियां, प्रशासनिक हो या जैसे वैज्ञानिक और या प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्च स्तर की आवश्यकता वाली नौकरियों में भी कार्य किया है। आप अपनी सहपाठी से, अपने सहेलियों से पूछ सकते हैं कि वह क्या बनना चाहते हैं या चाहती हैं, जिससे कि आपको पता चले कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इस प्रकार हमने महिला और पुरुषों के आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसे हम कर लेते हैं। अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। मतलब आप ये लिखिए कि उस गांव या कॉलोनी के लोग क्या क्या कार्य करते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो अपने पड़ोसी से पूछिए कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रकों में से किस क्षेत्रक में रखेंगे। तो 3 क्षेत्रक थे बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसे हम यही कर लेते हैं। बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक। ठीक है, आर्थिक मतलब धन संबंधी, गैर आर्थिक जिसमें धन प्राप्त नहीं हो रहा या कोई आय नहीं हो रही है। तो पहली है विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। ठीक है, विलास यदि गांव के बाजार में जाकर मछली बेचता है तो वह कुछ आय या कुछ धन प्राप्त करेगा उसके बदले में। तो ये कैसी क्रिया हो गई बच्चों? आर्थिक। ठीक है, आर्थिक क्रिया है ये। आर्थिक क्रिया इसलिए क्योंकि यदि वो मछली बेचने बाजार जाता है तो उससे कुछ धन या आय प्राप्त होगी। दूसरा है विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। तो ये कैसी क्रिया होगी? गैर आर्थिक, क्योंकि वह परिवार के लिए खाना पका रहा है, इसके लिए उसे कोई आय प्राप्त नहीं होगी या कोई धन प्राप्त नहीं होगा। तो यह है गैर आर्थिक क्रिया। उसी प्रकार अगली है सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। तो हमें पता कि यदि वो प्राइवेट फर्म में काम करता है तो उसके बदले में वह कुछ आय प्राप्त या वेतन प्राप्त करता होगा। तो ये आर्थिक क्रिया है। और अगली है सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। तो ये कैसी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक। ठीक है, इसमें उससे कोई आय प्राप्त नहीं होगी, परिवार के प्रति काम करना उसका कर्तव्य है।